जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। वो भी आपके अध्याय 2 के रहेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है वो ये वीडियो अवश्य देखे, क्योंकि इसमें काफी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जो आपकी प्रैक्टिस होगी। और जिसने नहीं पढ़ा है वो भी देख सकता है, क्योंकि सारे चैप्टर को मैंने इन क्वेश्चनों में कवर कर लिया है। अगर आप इन चैप्टरों को भी पढ़ लेंगे ना, तो मान लीजिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने यहाँ पर प्रश्न रखे हैं, कोई एक दो नहीं, कुल 50 प्रश्न। आप बताइए, जब आप 50 प्रश्न हल कर लेंगे, समझ लेंगे एक ही वीडियो में, तो फिर क्या बात। तो मतलब पूरा अध्याय आपको इन 50 क्वेश्चनों से आ जाएगा। हम काफी हद तक कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने की, और आपको उसके बाद ये जो पीडीएफ है क्वेश्चनों का, ये भी हमारे द्वारा दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट। आपको यही नहीं, इसी चैप्टर का नहीं, जो आपके विज्ञान के सारे चैप्टर है, आपके मॉडल पेपर हो गए और आपके मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारी जानकारी दूंगा कि ये चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी बड़े क्वेश्चन कितने होंगे, छोटे क्वेश्चन कितने होंगे, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अब अंक की बात करें तो 6 नंबर आपको देगा ये पाठ, एक अकेला पाठ अम्ल, क्षारक एवं लवण विज्ञान विषय का आपको बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर दिला सकता है? 6 नंबर दिला सकता है। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। 1 + 1 + 4 कितने हो गए? 6 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा के पेपर में, ठीक है, इस पार्ट से। अब यहां पर मैंने लिखा है कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट से एक अथवा वाला प्रश्न भी आएगा और एक 4 अंक का, यानी कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं एक वो आएगा और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, सभी के मैं आंसर बताऊंगा, सटीक आंसर बताऊंगा, जवाब भी समझाऊंगा, पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, धीरे से देखना है, समझ के देखना है। बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर और पेरिस को बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह क्या होता है? वो आपका होता है CaSO4। CaSO4, उसके बाद आपका होता है हाफ H2O। क्या होता है साथियों? हाफ H2O, ठीक है ना। CaSO4 हाफ H2O आपके पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O रासायनिक सूत्र होता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को समझ के अच्छे तरीके से हमें दिमाग में फिट कर लेना है। उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन क्या होता है? आपका पीएच स्केल होता है, यहां से 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 7 होता है, और यहाँ पर 1 क्या साथियों? 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होता है, फिर उसके बाद 1 2 3 चलता है, और यहाँ पर आपका होता है 7 और यहाँ पर होता है 14। तो अब यहाँ पर जो 0 से 7 तक जो संख्याएं होती है, मतलब इन संख्या पे अगर पीएच स्केल रुकता है तो वो कौन सा होगा? अम्लीय पदार्थ होगा। और 7 से लेकर 14 तक में कौन सा होगा? क्षारीय होगा। और मान लीजिए 7 के बीचों बीच कोई विलयन रुके तो वो होता है आपका उदासीन विलयन। कौन सा? उदासीन विलयन। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लिख देंगे, बोर्ड परीक्षा में आए तो। ओके, ठीक है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशिया का पीएच मान हमें लिखना है। तो इसका पीएच जो मान होता है ना, याद रखिए 10 होता है। कितना होता है? 10। तो ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। कौन सा हो गया? क्षारीय। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है, जो कि क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ज्यादा है, और 7 से जो ज्यादा होता है वो आपका क्षारक में गिनती आता है, यानी क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वीडियो को ध्यान से देखना है साथियों, लास्ट तक देखना है, आपको रुकना नहीं है। आपको अच्छे नंबर लाने बोर्ड परीक्षा में, इसलिए अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? जो अपच होती है साथियों, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, पेट में जलन आदि का अनुभव होता है, उससे उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब बहुत तो मुझे कहेंगे इनो का करते हैं सर, हम तो, हमारे एसिडिटी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? इनो का। लेकिन जो आपका इनो है ना, वो क्या है? वो है आपका दुर्बल क्षारक। क्या है? दुर्बल क्षारक, ठीक है। दुर्बल क्षारक यानी जिसका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो आपका दुर्बल क्षारक है वो, और दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है अपच को
दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए, ठीक है ना। और इन्हें हम एंटासिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटासिड, ठीक है ना। एंटासिड भी बुक में लिखा हुआ है और दुर्बल क्षारक भी इन्हें बोलते हैं। अपच के उपचार करने में इनका यूज किया जाता है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। बोलो भैया, हमारे शरीर का पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान है किस परिसर में सही से कार्य करता है। परिसर होता है साथियों, परिसर का मतलब होता है रेंज, RANGE, रेंज। रेंज मतलब कहां से लेकर कहां तक हमारा शरीर काम करेगा। तो याद रखिए 7.0 यानी 7 से लेकर 7.8 है ना, इस रेंज, इस परिसर तक हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। 7 से लेकर 7.8 याद रहेगा। ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक का नाम बताइए। जो बहता हुआ रक्त है, यानी मान लीजिए सबसे बढ़िया उदाहरण दूं तो हम जब सेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं, सेविंग करते टाइम अगर ब्लड निकल जाता है तो उस बहते हुए रक्त को रोकने में किसका यूज करते हैं, फिटकरी का। किसका, फिटकरी का। देखा होगा ना वो उस पे गालों पे इस तरीके से लगाते हैं तो क्या होती है, आपकी फिटकरी होती है। तो फिटकरी का यूज करते हैं बहते हुए रक्त को रोकने में। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है इसे भी देख लेते हैं। अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा, H+ आयन, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और क्षारक क्या करते हैं, वो OH ऋणात्मक आयन देते हैं। कौन सा, OH ऋणात्मक। और अम्ल देता है H+ आयन, ठीक है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन साथियों मैंने 3rd चैप्टर से उठा लिया था क्योंकि इसमें भी आए हैं ना, तो इसलिए। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। सभी धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम लिखना है जो क्या है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम है CaOH, क्या है, CaOH2, ठीक है, CaOH2। ओके ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आप देखना स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 से, दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। और सूचक क्या होता है, जो हमें ये बताए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा क्षारीय है, वो सूचक होते हैं। तो दो प्राकृतिक सूचकों में एक तो आपका आ जाएगा लिटमस पत्र, क्या आ जाएगा, लिटमस पत्र। और एक आपका आ जाएगा गुड़हल पत्र। कौन सा, गुड़हल पत्र। तो ये दो उदाहरण हो जाएंगे, लिटमस पत्र और गुड़हल पत्र, दो प्राकृतिक सूचकों के नाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि कठोर जल को मृदु करने में किसका उपयोग किया जाता है। कि जो कठोर जल हो जाता है उसको मृदु करने में किसका यूज किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे धोने का सोडा, क्या लिख देंगे, धोने का सोडा, ठीक है ना। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका यूज करते हैं, तो धोने का सोडा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। तो पहले क्वेश्चन क्या आया था कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति बताओ, और अब क्वेश्चन क्या आया है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। तो उसमें क्षारीय था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। इसमें है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार, याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, CaOCl2 यौगिक का नाम जो आपको दिया है, CaOCl2 यौगिक का नाम। तो इस यौगिक का नाम है आपका विरंजक चूर्ण। क्या नाम है, विरंजक चूर्ण, याद रहेगा। ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दो संश्लेषित सूचकों का नाम लिखिए। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो दो संश्लेषित सूचक कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा मैथिल ऑरेंज। कौन सा हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज, ठीक है। अभी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, मैथिल ऑरेंज हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा फिनोल फेथेलिन, फिनोल फेथेलिन, ठीक है। इस प्रकार का कोई नाम है, आप देख लेना, ठीक है। मैथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषित सूचकों के नाम हो जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? जो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो आपको लिखना है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि इसमें H+ आयन, क्योंकि अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। कौन सा आयन? H+ आयन। ठीक है, तो इसलिए विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यहां पर मैं लिख देता हूं कि अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। ठीक है, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? इसे ही बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसके फलस्वरूप क्या बने? लवण तथा जल बन गया। ठीक है, यही इसका उदाहरण हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो पीतल और तांबा क्या है? धातु है। क्या है? धातु। अगर धातु के बर्तन में अम्ल को रखेंगे तो क्या होता है? यहाँ पर एक जहरीला पदार्थ बनता है। कौन सा जहरीला पदार्थ बनता है? जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए अम्ल को क्या है? धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है ना। पीतल तांबा ही क्या, किसी भी धातु के बर्तन में अम्ल को नहीं रखा जाता। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 है तो दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो पहले मान कितना है? 6 है, यानी कि अब पहले दूध था तो मान 6 था, अब दही बन गया ना, खट्टा हो गया। और खट्टी चीज को हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 6 है तो क्या होगा? इसका जो पीएच मान है ना 6 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से कम। ठीक है, 7 से दूर जाएगा तो उतना अम्ल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पीएच मान क्या होगा? 6 से कम हो जाएगा दही बनने पर। ओके, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? आर्द्र रोधी का मतलब है ऐसा बर्तन जो गीला ना हो। ठीक है, जिसमें नमी ना हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर हम इसे आर्द्र बर्तनों में रखेंगे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो ये कठोर हो जाएगा, यानी जम जाएगा। तो अगर जम जाएगा तो ये किसी भी यूज में नहीं आ सकता है ना, किसी भी उपयोग में ये हम इसको ले नहीं सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है। ठीक है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आप आंसर तो खुद लिख सकते हैं बना के। इसके बाद है अम्ल व क्षारक में 2 अंतर लिखिए। अम्ल व क्षारक में 2 अंतर यहाँ पर पूछा है, तो एक अंतर मैं आपको बताऊं। अम्ल क्या है? जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। और क्षारक क्या है? जलीय विलयन में OH ऋणात्मक देता है। और अम्ल क्या करते हैं? ये क्या है? ये क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। और क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, याद रख लेंगे तो ये 2 अंतर हो जाएंगे। अम्ल तो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारक जलीय विलयन में OH ऋणात्मक देता है और स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में ये होते हैं कड़वे। ठीक है, ओके, आप याद रखना। इसके बाद यहाँ पर विरंजक चूर्ण व सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र व उपयोग दे रखा है, बेकिंग सोडा का सूत्र व उपयोग, धावन सोडा का सूत्र व उपयोग। तो इन सभी के मैं ना सूत्र और 2-2 उपयोग, इन सभी के सूत्र और 2-2 उपयोग आपको यहाँ स्क्रीन पे फोटो दिखा देता हूँ। इस फोटो में से आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपकी बुक में इस प्रकार फैला के दे रखा है तो दूर दूर, तो आप यहाँ से इन तीनों के आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, याद कर लेना साथियों, सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद ये विद्युत की सुचालक अधातु का नाम। तो ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन करती हो, यानी वैसे तो अधातु क्या करती है? विद्युत का चालन नहीं करती, लेकिन कोई कोई होती है अपवाद। उसमें आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, 3rd लेसन से दिया था साथियों ये, क्योंकि इसमें भी बात की थी ना उसकी, चालक और कुचालक की, इसलिए। अब इसमें है संतरे व चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो संतरे में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, संतरे में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, और चींटी के डंक में आप, ठीक है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। इसके बाद वर्जन व निस्तापन में अंतर पूछा है, 3rd लेसन का है, तो मैं जब 3rd लेसन समझाऊंगा जब उसमें करवाएंगे। पीएच स्केल को समझाइए। तो पीएच स्केल क्या होता है? मैंने पहले बताया था, ऐसा स्केल जहां पर 0 से लेकर
14 तक संख्याएं लिखी होती है। 0 से 7 तक अगर कोई भी नंबर आए तो पदार्थ कैसा है, अम्लीय, और 7 से अधिक आए तो क्या है, क्षारीय है, और 7 पे आए तो उदासीन होता है। ये पीएच स्केल है, ये भी मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। और आगे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं 29, 30, 31, और आप इसमें से देखे जाएंगे, आगे तक चले जाएंगे तो टोटल मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं 50। कितने, 50, और 30 तक लगभग मैंने करा दिए हैं, और बाकी के जवाब आप खुद ढूंढना, खुद करना। अगर ना मिले तो इस बात की टेंशन मत लेना, बस आप मुझे कमेंट कर देना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज देना। इसका जो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो समय पर मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल है एजे स्मार्ट क्लासेज और एजे साइंस सेंटर। अभी आप जिस चैनल वीडियो देख रहे हैं वो हमारा है एजे स्मार्ट क्लासेज। एजे साइंस सेंटर पे भी हम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कराते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको साइंस के मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक समय पर मिल सके। मेरा नाम है अजय कुमार, ये मेरे मोबाइल नंबर है। किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी समस्या। ठीक है, तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।